हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेशन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग अपनी क्लासेस भी मस्ट वॉच कर रहे होंगे। अब उसी क्लासेस के साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और उसको समझेंगे, सॉल्व करेंगे। आपको बता दें कि पॉलिटी आप एक साइड पढ़ते भी रहिए और प्रैक्टिस भी करते रहिए। इससे होगा क्या कि आप अपने जो एग्जाम है अपकमिंग, उसके लिए आप फुली प्रिपेयर्ड हो पाएंगे। तो बेसिक क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करेंगे और उसमें आज का जो टॉपिक होगा पॉलिटी का, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे देखिए ये फोकस जो है वो जनरल टेस्ट को लेकर है और जनरल टेस्ट यूजी में भी है, पीजी में भी है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे एग्जाम में नहीं आएगा या उनके एग्जाम में आएगा। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और बेसिक क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। जब आप देखेंगे और जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इन क्वेश्चंस का नेचर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी ये सेशन कंटिन्यू रहेगा। अभी हम लोग इस मोड में है, फिर बाद में हम लोग लाइव भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन है, या आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं चेयरमैन, हिंदी में अध्यक्ष कहते हैं, वे कौन है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चेयरमैन अलग है, उस असेंबली के अंदर कई कमेटीज बनाई गई थी। तो अगर आप लोग पॉलिटी पढ़े हैं अच्छे से, तब आपको ये पता होगा। तो उसमें जो B.R. अम्बेडकर जो थे, उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना, कि वो उसमें क्या क्या चीजें होंगे, जैसे कि जैसे देखिए उसमें क्या शेड्यूल्ड होंगे, उसमें फिर पार्ट्स होंगे, फिर आर्टिकल्स होंगे, आर्टिकल्स में लिखा जाएगा। तो इस तरीके की चीजें फ्रेम करने वाली जो चीजें थी, ड्राफ्ट करने वाली चीजें थी, उनको उनका जो चेयरमैन बनाया गया वो B.R. अम्बेडकर जी को बनाया गया। इसमें सलाहकार B.N. राव जी को बनाया गया था, और भी चीजें हैं। तो अभी इस क्वेश्चन से ये हमने देखा। दूसरा है, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाई। फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया किसने दिया? एक्चुअली ऐसा था नहीं, बहुत कम देशों के पास ऐसा था कि वो असेंबली एक बनाए। तो ये फर्स्ट आइडिया ऑप्शन आप देख सकते हैं, M.N. रॉय, B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर आप आंसर दे सकते हैं अभी तो आप कमेंट में लिखिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो M.N. रॉय जी है। 1934 के नियर अबाउट इन्होंने एक मूवमेंट में इन्होंने ये मांग रखी कि हमें आवश्यकता है एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के माध्यम से अपने देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। तो ये आप राइट आंसर आपका M.N. रॉय हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी मेंबर्स वर इनिशियली इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। यहाँ पे एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, उसमें कुछ टर्म्स जो है वो डिफाइन करते हैं या क्वेश्चन का नेचर कोई चेंज कर देते हैं। इसमें जो एक वर्ड है इनिशियली, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब बनाई गई इनिशियली में, क्योंकि पार्टीशन के बाद संख्या बदल जाती है। इनिशियली में कितनी संख्या थी? ऑप्शन है 312, 310, 389 या 304, 304। तो यहां पे आपको बता दें कि संख्या जो थी वो थी, राइट आंसर विल बी 389। 389 में 292 जो नंबर ऑफ मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, वो प्रोविंशियल इलेक्शन के थ्रू जीत कर, जो ऐसा नहीं है कि इलेक्शन बाद में हुआ, उससे पहले भी प्रांतीय मतलब क्षेत्रवार इलेक्शन हुआ करते थे। तो 292 जो मेंबर्स थे वो इससे सेलेक्ट होकर आए थे, मतलब इसमें सेलेक्ट किए गए थे। उसके बाद 93 जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स, जो राजा महाराजा, उनके द्वारा उन लोगों को भी इसमें चुना गया था। 4 और थे, ये थे कमिश्नरी क्षेत्र, जो उस समय भी कुछ ऐसे क्षेत्र थे, दिल्ली था, अजमेर था, कुर्ग था, एक बलूचिस्तान का क्षेत्र था। वहां पे वो 4 ऐसे क्षेत्र थे जहां पे चीफ कमिश्नर उसको गवर्न करते थे। तो वो ऐसी जगहों पे 4 को चूज किया गया था। तो ये आप पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ वन देख लेते हैं, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहां हमें एक चीज ध्यान देनी है कि अब हमने इनिशियली तो देख लिया, लेकिन फाइनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो गया, बन गया, तो उस पर कितने मेंबर्स की सिग्नेचर थी? आप ऑप्शन देख सकते हैं, 284, 294, 274 या 244।
व्हाट विल बी द राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर बहुत टफ करता है तो ऐसे क्वेश्चन वो बना सकता है आपके एग्जाम में। 284 विल बी द राइट आंसर। 284 ही संख्या है, इतने ही लोगों ने सिग्नेचर किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो इंडिया फ्रेम हुआ था उस पर। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हैं, द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर, यहां आप देख सकते हैं वे, देखिए जैसा हमने पहले ही बता दिया, द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं था कि डायरेक्टली इलेक्ट कर दिया जाए, उतना समय नहीं था उस समय। इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसा कि ये देख सकते हैं। नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, उस समय ऐसा नॉमिनेट इतने लोगों को नॉमिनेट नहीं किया था। या रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ओनली फ्यूडल स्टेट्स। राइट आंसर विल बी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी, जो हर प्रांत में उस समय, जो आज स्टेट आप कह सकते हैं, इसको थोड़ी देर के समझने के लिए आप कह सकते हैं कि उस समय इन्हीं को प्रांत कहा जाता था, और इन प्रांतों में सरकारें बनती थी इन स्टेट्स में, तो वहां के मेंबर्स को चुना गया था। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज, जो परमानेंट, यहां पे आप देख सकते हैं परमानेंट प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज, या कहीं कहीं अगर चेयरमैन भी लिखा हो तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे देखिए वर्ड जैसा मैंने बोला, यहाँ परमानेंट की बात की गई है। हुआ क्या था कि 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था कि पहले एक मीटिंग हुई, लेकिन उस समय जो चेयरपर्सन थे वे थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। वो इसलिए बनाए गए थे क्योंकि उस समय जिन्हें सेलेक्ट किया जाना था, राजेंद्र प्रसाद जी, वो नहीं थे, और वो मोस्ट सीनियर थे। तो वो बस 2 दिन के लिए बनते हैं, फिर 11 दिसंबर को फाइनली सेलेक्ट कर लिया जाता है। किसे? वे आप बताएंगे, वे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इन्हें ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया जाता है। ये चीज आप इस क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। आप यहां देख सकते हैं, हु एमंग द फॉलोइंग वाज ए नॉन कांग्रेस मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहाँ पे ये है कि उस समय आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी के कई मैक्सिमम मेंबर वही थे, और मुस्लिम लीग 2 ही पार्टी थी मेनली। तो उसमें आपको बताना है कि इसमें ये जो 4 नाम आपको दिख रहे हैं, जेबी कृपलानी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी या टीटी कृष्णामाचारी, तो इसमें वो कौन से पर्सन है जो नॉन कांग्रेस, यहाँ पे देखिए नॉन कांग्रेस लिखा, जो कांग्रेस से नहीं थे। राइट आंसर विल बी बी आर अम्बेडकर। उसके बाद है 8 क्वेश्चन, व्हाट वाज द ड्यूरेशन इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना वक्त लगा, समय कितना लगा, आप सभी लोग जानते भी होंगे। इसको आप देखते ही टिक कर देंगे, 2 ईयर 18 मंथ, 11 मंथ एंड 18 डेज। आप इसको 2 1 18 ऐसे भी याद कर सकते हैं, वैसे ये सिंपली आप याद हो जाता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे, When did the Indian Constituent Assembly meet for the first time? जो फर्स्ट मीट हुई थी वो कब हुई थी? जैसा कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा। 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीट हुई, फिर 11 को फाइनल हुई, जिसमें परमानेंट प्रेसिडेंट सेलेक्ट किए गए, वो हमने बता दिया आपको। 10th नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कंप्लीटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। देखिए 2-3 डेट्स ऐसी हैं कि आप पॉलिटी में कुछ याद करें या ना करें, उन डेट्स को इंपॉर्टेंट समझकर आपको याद करना पड़ेगा। देखिए अब आपको बताना है, ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या 11 फैब 1948। व्हाट विल बी द राइट आंसर? यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कंप्लीटेड मतलब बन के कंप्लीट हो गया, तो वो कंप्लीट हुआ था 26 नवंबर 1949 को, बनकर कंप्लीट हुआ था। इंप्लीमेंट कब हुआ था? वो था 26 जनवरी 1950, फुली इंप्लीमेंट। इस समय पार्शली इंप्लीमेंट हो गया था। बस इतना आप इस क्वेश्चन से इतना फैक्ट याद रखिए। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की। यहां आप लोग देख सकते हैं, द नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी।
जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके चेयरपर्सन हमने बताया B.R. अम्बेडकर जी थे, तो उसमें कितने मेंबर्स थे, तो वे आपको बताना है। वो जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा 7। इसको आप याद रखेंगे। हालांकि ये थोड़े मतलब क्वेश्चन का लेवल यहाँ थोड़ा टफ है, बट मैंने सोचा कि एक आध क्वेश्चन ऐसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ देखिए 12th वन है, हु मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द असेंबली ऑन 13 दिसंबर 1946। एक तो डेट भी दे दी है, तो इससे तो आपको पता हो जाना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है आपको पॉलिटी में अच्छे से पढ़ाया गया होगा। बस हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए बहुत शॉर्ट में समझेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव इसको कहते हैं हिंदी में। ये JL नेहरू द्वारा ये प्रस्ताव ये पेश किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 13 दिसंबर 1946 को। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, इसका मतलब है, अब देखिए ऑप्शन से पता चलेगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो कैसा है, फ्लेक्सिबल है, मतलब काफी फ्लेक्सिबल है, लचीला है, ऐसा कह सकते हैं। रिजिड है, कठोर है, वेरी रिजिड या पार्सली रिजिड या पार्सली फ्लेक्सिबल। व्हाट विल बी द राइट आंसर? जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पार्सली रिजिड भी है और पार्सली फ्लेक्सिबल भी है। इसमें दोनों नेचर है, तो इसलिए ये हम लोग इसको टिक करेंगे, ऑप्शन डी को। 14 देख लीजिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज, कौन से टाइप की मतलब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हालांकि गवर्नमेंट के कई फॉर्म होते हैं, जैसे डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, फिर मिलिट्री कहीं पे होती है जहां गवर्न करती है। तो उससे छोड़कर यहाँ पे आप सिंपली समझेंगे कि यूनिटरी का मतलब होता है कि देश में सिर्फ एक सरकार होती है, तो उसे यूनिटरी फॉर्म कहते हैं। फेडरल जो है ये यूएसए का कंसेप्ट है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, वो क्वासी फेडरल है। कहीं कहीं पे आपको ये राइट आंसर होगा सी, ऑप्शन सी, बट कहीं कहीं आपको ये भी मिल सकता है कि पार्शियल नेचर ऑफ यूनिटरी और पार्शियल नेचर ऑफ फेडरल, तो वो भी सही आंसर होगा। तो इसीलिए क्वासी फेडरल हम लोग इस नाम से भी हम इसको जानते हैं, इस नेचर को। अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको बताना है कि किस, ये प्लान्स है किसके अंडर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की गई थी। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, माउंटबेटन प्लान, कैबिनेट प्लान, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 या वॉवेल प्लान। व्हाट विल बी द राइट आंसर? आप लोग पढ़े होंगे, सिंपल आंसर है, वो है कैबिनेट मिशन प्लान। क्लीमेंट एटली आता है और उसी का प्रस्ताव था, और उसी के आधार पे फिर लोगों को जो प्रोविंशियल इलेक्शन होते थे उससे लोगों को सेलेक्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब उसके बाद 16th वन देख लीजिए, यहां पे आप देख सकते हैं, इन हुज रिपोर्ट द आइडिया ऑफ फेडरेशन ऑफ स्टेट वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड। किसने फेडरेशन ऑफ स्टेट्स का आइडिया प्रपोज किया था फर्स्ट टाइम इन इंडिया? तो ब्रिटिश इंडिया आप कह लीजिए। ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राजगोपालाचारी या शरद बोस। व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो राइट आंसर जो होगा वो होगा मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू ने फेडरेशन ऑफ स्टेट्स की बात कही थी कि सारे स्टेट्स को मिलाकर भी ये गवर्नमेंट, जैसे यूएसए का कंसेप्ट, शायद इन्हें यूएसए के कंसेप्ट से ये अफेक्टेड था इनका आइडिया। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि राइट आंसर जो होगा वो मोतीलाल नेहरू होगा। अब देखिए, द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल हैज बीन बोरोड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। अभी आगे के जो सेट्स होंगे उसमें हम लोग करेंगे कि कौन सी चीजें कहाँ से बोरो की गई हैं, मतलब ली गई हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रीएम्बल की बात की गई है यहाँ पे, उद्देशिका। तो ये जो है ये यूएसए से ली गई है, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट का फॉर्म है, या कह सकते हैं जो क्वासी फेडरल हमने अभी बताया, वो कुछ हद तक कनाडा से लिया गया है, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर यूएसए होगा, ठीक है। अब इस सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 18th वन, इन विच ईयर डिड इंडिया बिकम ए रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब हुआ कि जब हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जब उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो हमारे
देश के मतलब हमारे देश का नेचर ये हो गया कि ये डेमोक्रेटिक है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, इसका मीन आपको बस शॉर्ट में बता दे रहे हैं। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जिस भी देश का मुखिया लाइक जो उसका हेड है, ठीक है, वो चाहे नॉमिनल हो, नाम मात्र का ही हेड हो, अगर वो बाय बर्थ वो न सेलेक्ट हो, जैसे कि ब्रिटिश की क्वीन जो होती है, जो वहां का राजा है, क्राउन है, वहां पे क्या होता है जनरेशन, जैसे फादर के बाद बेटे का नंबर आ जाएगा। लेकिन रिपब्लिक उसे कहते हैं जहां पे जो बना है पहले तो वो इलेक्टेड होगा, लोग चुन के बनाएंगे, और ऐसा नहीं होगा कि वो बन गया तो उसके बाद उसका बेटा बने, ऐसा नहीं। तो ऐसे नेचर के वाले देश को या ऐसी गवर्नमेंट को रिपब्लिक नेचर बोलते हैं। तो ये रिपब्लिक कब हुआ, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फुली इंप्लीमेंट होगा। और फुली इंप्लीमेंट कब हुआ, तो आप यहाँ डेट्स देख सकते हैं, 1949, 1950, 1951 या 1952। व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो 1950, 26 जनवरी, 26 जैन 1950 को ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फुली इंप्लीमेंट हो गया। और इसी के साथ हमें स्टेटस भी मिल गया हमारे कंट्री इंडिया को कि हम रिपब्लिक या कंट्री हमारी रिपब्लिक है, ठीक है। तो इसीलिए इसी दिन आप 26 जनवरी के दिन ही रिपब्लिक डे मनाते हैं। अब आप कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि रिपब्लिक डे हम लोग इसी दिन मनाते हैं। हिंदी में गणराज्य, इसको हिंदी में गणराज्य कहा जाता है। तो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। ये बेसिकली ऐसे ही हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं, जो मॉडरेट लेवल के हों, इजी लेवल के हों, सबको मिक्सचर हम लोग करते रहेंगे। तो आज के इस प्रैक्टिस सेशन में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट और अपने प्रैक्टिस सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।